हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 26 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 और 26 दिसंबर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ मेन हेडलाइन के साथ जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला अपडेट है, कल 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस 2023 मनाया गया। नेक्स्ट है, सरकार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास के लिए देश भर में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यानी कि EMRS संचालित करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नोवाक जोकोविच और आरिना सबलेंका को विश्व चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लाल सागर में हूती विद्रोह के आतंक को खत्म करने के लिए अमेरिका ने वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित विधेयक को पारित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस 1 जनवरी 2024 से मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज शुरू करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान दिवस कृषक उपहार योजना पर किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है। तो ये थे आज के कुछ मेन हेडलाइंस, इनको अब एक एक करके हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला अपडेट है, कल 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस 2023 मनाया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेहिता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यानी कि जो सरकार से जवाब मांगना, उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2023 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती मनाई जा रही है। और साल 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उसी दिन ये डिसाइड किया गया कि हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। और इसी क्रम में प्रथम सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 को मनाया गया और तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। और वर्ष 2021 में सुशासन सप्ताह के आयोजन का भी आरंभ किया गया। और प्रथम सुशासन सप्ताह का आयोजन 20 से 26 दिसंबर 2021 तक किया गया। और ये 2021 में शुरू हुआ था। तो इस बार जो 2023 में तीसरा सुशासन सप्ताह था, जो कि 19 से 25 दिसंबर तक मनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो हर कोई जानता है, ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। और ये ऐसे नेता थे जो बीजेपी के नेता थे और बीजेपी से आने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि जो पहले 2 बार का टर्म था वो काफ़ी शॉर्ट टाइम था, लेकिन तीसरी बार पूरे 5 साल के प्रधानमंत्री रहे। तो पहली बार 1996 में 13 दिनों की अवधि के लिए, दूसरी बार 1998 से 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए, और तीसरी बार 1999 से 2004 तक पूर्ण काल के लिए प्रधानमंत्री बने रहे। तो इस तरीके से 3 बार भारतीय प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया गया। अभी क्यों मनाया जाता है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी। और तब से इस अवसर का सम्मान करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। यानी कि 24 दिसंबर 1986 को हमारा जो कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये पारित हुआ था। इसको मतलब राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दी थी। तो तब से यह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 24 दिसंबर को। और इस दिन को उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यानी कि उपभोक्ता को अपने उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकारों से अर्थ है कि दुनिया भर में प्रत्येक उपभोक्ता के उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्रदान करना। इसके अलावा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया जाता है और ये 15 मार्च को मनाया जाता है हर साल। दोनों का लक्ष्य एक ही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जबकि विश्व उपभोक्ता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, सरकार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास के लिए देश भर में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यानी कि EMRS संचालित करेगी।
EMRS का मतलब है एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सरकार अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के युवाओं के लिए 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की योजना पर काम कर रही है। और हाल ही में सरकार ने जनजाति गौरव दिवस यानी कि बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर सरकार ने इसकी घोषणा की। देश में 392 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अब तक लगभग 1,05,000 से अधिक बच्चे नामांकित हैं और कम से कम 20,000 ST निवासियों और 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यानी कि EMRS खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्या चीज़ है? तो एकलव्य आवासीय मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत 1997 और 1998 में की गई थी और यह जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह स्कूल शैक्षणिक विकास के साथ साथ विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास पर जोर देते हैं और प्रत्येक स्कूल की क्षमता 4 छात्रों की है और यह कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए कार्य करता है। EMRS आवासीय विद्यालय है जो कि नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर बनाए जाते हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है और यह एप्लीकेशन भारतीय जूट निगम द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य है जूट किसानों को MSP और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। और यह एप्लीकेशन 6 भाषाओं में उपलब्ध है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, उड़िया और तमिल, ये में 6 मेन भाषाएं हैं। और इस ऐप में नवीनतम कृषि पद्धतियाँ यानी कि खेती की न्यू टेक्निक्स और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, जूट ग्रेडेशन पैरामीटर्स, किसान केंद्रित योजनाएं जैसे कि जूट ICARE और ICARE की क्या है, इंडियन सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन। और इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान, JCI के खरीद केंद्र का स्थान, JCI क्या है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसके अलावा खरीद नीतियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। ये सब इंफॉर्मेशन इस ऐप में अवेलेबल है। इसके अलावा जूट की फसल की बात करें तो जूट की फसल एक द्विबीजपत्री रेशेदार वाणिज्यिक फसल है और इसकी खेती के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ये एक वाणिज्यिक फसल है, व्यापार की फसल है, यानी कि इसे जो भी सामान बनाया जाता है जैसे कि बैग, कंबल, दरी, कालीन, ब्रश, रस्सियाँ, अगर ये सब चीज़ें सब व्यापारिक चीज़ें हैं, जिनसे इनका व्यापार किया जाता है, इनको बेचा भी जाता है, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग जूट को, क्योंकि इंडिया में जूट काफ़ी मात्रा में पैदा होता है। और इसी खेती के लिए लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश और 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। और भारत में जूट उत्पादक राज्य प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है इंडिया का। इसके पश्चात बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय हैं। और अगर विश्व में जूट उत्पादक देशों की बात करें तो नंबर 1 पर भारत है, सेकंड पे बांग्लादेश है, थर्ड पे थाईलैंड, चौथे पे चीन है। इसके उपयोग की बात करें तो जूट के रेशे से बैग्स, कंबल, दरी, कालीन, ब्रश और रस्सियाँ आदि तैयार की जाती है और इसके डंठल से चारकोल और गन पाउडर भी बनाया जाता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में नोवाक जोकोविच और आरिना सबलेंका को विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो नोवाक जोकोविच और आरिना सबलेंका दोनों ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, जिसमें से नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं और आरिना सबलेंका बेलारूस के खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन दोनों खिलाड़ियों को विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार इनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा प्रदान किया गया है। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार ATP रैंकिंग में नंबर 1 काबिज रहते हुए अपना सत्र का अंत किया है और उन्होंने इस सत्र में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीतकर कुल ग्रैंड स्लैम खिताब की संख्या 24 तक पहुंचाई है, मतलब कि 24 ग्रैंड स्लैम तक जीत चुके हैं। और जोकोविच ने 8वीं बार ITF विश्व चैंपियन का पुरस्कार हासिल किया है, यानी कि 8 बारी ITF के यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के विश्व चैंपियन बन चुके हैं 8 बार। और आरिना सबलेंका की बात करें तो उनको यह पुरस्कार पहली बार हासिल हुआ है और उन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के आतंक को खत्म करने के लिए अमेरिका ने वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की है और इस गठबंधन का नाम अमेरिका ने रखा है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियंस। इस ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के नाम से गठबंधन है
और ये गठबंधन क्या करेगा, ये यमन के पास बाबे मंडप जलडमरू मध्य यानी कि बाबे मंडप स्टेट और गल्फ ऑफ एडन की रक्षा करेगा। अभी रक्षा की जरूरत क्यों पड़ी है? तो अक्सर होता क्या है कि लाल सागर में अक्सर यहूदी विद्रोही व्यापारिक जहाज़ों पर लूटपाट करते हैं और उन्हें कब्जे में ले लेते हैं। और हाल ही में अभी जब से इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब से तो ज़्यादा ही हो रहा है। तब से कई घटनाएं सामने आई जबकि जहाज़ पर अटैक कर लिया और जहाज़ को हाईजैक कर लिया। कई केसेस हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बाहर एक मर्चेंट शिप पर किसी ड्रोन से या मिसाइल से अटैक हो गया था। और इस गठबंधन की बात करें तो इस गठबंधन में 10 देश शामिल होंगे, जिसमें बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, ससल, स्पेन, यूके और यूएसए हैं। हूती विद्रोही की बात करें तो ये एक विद्रोही समूह है जो कि सिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और ये यमन में अल्पसंख्यक समूह है। इनका गठन 1990 में तत्कालीन सुन्नी राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह की विचारधारा से लड़ने के लिए हुआ था। और जो ये हूती विद्रोही हैं ये सिया संगठन से है, जिस वजह से इनको ईरान काफ़ी सपोर्ट करता है और ईरान इनको सैन्य सहायता भी देता है। इनको हथियार वगैरह, मिसाइलें वगैरह सब ईरान ही सप्लाई करता है मोस्टली। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये रेड सी है और उधर अपना मेडिटेरेनियन से हुए भूमध्य सागर, फिर स्वेज कनाल से रेड सी, देन बाबे मंडप जलडमरू मध्य यानी बाबे मंडप स्टेट, देन गल्फ ऑफ आडेन एंड अरब सागर। तो ये रूट है इंटरनेशनल ट्रेड का। इधर से ही जो मर्चेंट शिप है वो आते हैं, तेल चाहे ऑयल टैंकर हो गए या अदर जो भी गुड्स आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको या तो अटैक कर देते हैं या आप उसको हाईजैक कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लड़ने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए अमेरिका ने इस वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की है। और तो ये गठबंधन क्या करेगा, ये लोग क्या करेंगे, ये इधर गल्फ ऑफ आदेन और इधर बाबे मंडप स्टेट में यहाँ पे अपने जो भी नेवी के शिप वगैरह वो खड़े कर देंगे, जिससे क्या कि मर्चेंट शिप आसानी से पास हो जाएंगे। आज का नेक्स्ट अपडेट है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2024 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और ये इन्होंने कंफर्म भी कर दिया है। और भारत ने इस संबंध में इमैनुअल मैक्रों को औपचारिक निमंत्रण भेज दिया है और वहाँ से एक्सेप्टेंस भी आ गई है। मैक्रों ने ट्वीट किया था। इससे पहले भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनाने के लिए निमंत्रण भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के निमंत्रण को स्वीकार करने में अमेरिका द्वारा असमर्थता जताई गई। यानी कि जो बाइडेन का पहले से कोई शेड्यूल होगा, कोई कार्यक्रम, जिस वजह से वो नहीं आ पाए। और यह 6वीं बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि होगा। इससे पहले 5 फ्रांसीसी नेता जो है वो गणतंत्र समारोह में, इंडिया के गणतंत्र समारोह में शामिल हो चुके हैं और जो इमैनुअल मैक्रों है 6ठे हुए हैं। और पिछले साल की बात करें तो 2023 में जो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी, ये मुख्य अतिथि थे हमारे गणतंत्र दिवस के। और सबसे पहला जो गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950 को, तब उस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो मुख्य अतिथि थे। यानी कि जो 1950 में जो सबसे पहला हमारा गणतंत्र दिवस था उसमें हमने इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो को बुलाया था। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित विधेयक पारित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित विधेयक को पारित किया है। और यह विधेयक जो हमारे केंद्रीय लॉ मिनिस्टर हैं यानी कि यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने पेश किया। और यह विधेयक वर्ष 1991 के चुनाव आयोग का स्थान लेगा और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन का प्रावधान करता है। यह विधेयक के प्रावधान के अनुसार CIC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी इसके लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी और जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होगा और लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा। ये 3 लोगों की एक कमेटी होगी। ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा। और ये जो समिति है ये राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी, फिर राष्ट्रपति उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे। विधेयक के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त द्वारा ड्यूटी के दौरान लिए गए किसी एक्शन के कारण अदालत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। इसकी शर्त यह है कि ऐसे एक्शन आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लिए गए हों। मतलब कि कुल मिला के समझें
कि जैसे एक कोई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर है, इन्होंने अगर अपनी ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा एक्शन लिया है जो कि किसी को पसंद नहीं आया, किसी के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले लिया, किसी पार्टी के अगेंस्ट ले लिया या किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया, तो उसके खिलाफ कोर्ट कोई फैसला कार्रवाई नहीं कर सकती, यानी कोर्ट नहीं जा सकता उसके लिए, बशर्ते वो एक्शन आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए किया कि वो किसी न किसी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए वो एक्शन लिया हो, तो उस पर अदालत की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और विधेयक के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। और यह साइबर सुरक्षा केंद्र सेक्टर 18 स्थित वायुसेना हेरिटेज सेंटर कैंपस में बना हुआ है और इस केंद्र को सैनकॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वन लाइनर क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। इस साइबर सुरक्षा को केंद्र को देश के सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा और यहाँ पर सभी राज्यों से जुड़े बड़े और फॉरेंसिक जांच के मामलों को सुलझाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। संचालन के पहले 3 वर्षों तक के दौरान DRDO इसका प्रबंधन करेगा, यानी कि स्टार्टिंग के 3 सालों तक इसकी DRDO को संचालित करेगा। और साइबर सुरक्षा केंद्र में सुविधाएं, यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर चेहरे की पहचान डेटा विश्लेषण होगा, पूर्वानुमानित पुलिसिंग होगी, साक्ष्य एकत्रीकरण होगा और उन्नत फॉरेंसिक जांच आदि ये सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, बिहार पुलिस 1 जनवरी 2024 से मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज शुरू करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस पहल के तहत बिहार पुलिस जांचकर्ताओं को 1 जनवरी 2024 से FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामले की जांच को पूरी करने का आदेश देगी और सभी पुलिस स्टेशन और जिला पुलिस का प्रदर्शन मूल्यांकन उसी तारीख के मासिक आधार पर शुरू होगा। और यह पहल अधिक जन अनुकूल और जवाबदेह पुलिस सेवा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार का एक प्रयास है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने किसान दिवस कृषक उपहार योजना पर किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर योगी आदित्यनाथ ने कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर बांटकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी है। और वह मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करने वाले हैं, यानी कि मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह जी की 51 फुट ऊंची प्रतिमा लगने वाली, जिसका योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। और चौधरी चरण सिंह ने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, जैसे कि हम अपने इससे पहली वीडियो में भी बता चुके हैं आपको, काफ़ी डिटेल में उसमें उन्होंने बात की थी चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। और उन्होंने केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी पदभार संभाला है। तो बस यही थे आज के अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।